हेलो एवरीवन। हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे स्लैब्स के बारे में। तो स्लैब्स में हम लोग पार्टिकुलरली अभी वन वे स्लैब के ऊपर डिस्कशन रखे हैं। वन वे स्लैब में हम लोग जो जो टॉपिक्स डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग टू वे स्लैब डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह देखेंगे, जिसमें वन वे स्लैब के भी न्यूमेरिकल्स होंगे और टू वे स्लैब के भी आपके न्यूमेरिकल्स होंगे। अब वन वे स्लैब में हम लोग एक तो वन वे स्लैब का बिहेवियर हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि बीम्स हम लोग किस किस तरह वन वे स्लैब में प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट के लिए, और वो किस तरह से उसका लोडिंग पैटर्न बिहेव करता है वन वे स्लैब में। उसके बाद लोड्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि जो आपको स्लैब के ऊपर कॉमन होगा, जो वन वे में और टू वे में दोनों में वो जो लोडिंग होगा, उसका जो कैलकुलेशन होगा वो आपका कॉमन होता है। तो ये हम लोग डिस्कस कर लिए थे लास्ट क्लास में। बेसिकली हम लोग एक इंट्रोडक्शन दिए थे आपको स्लैब का, जिसमें वन वे स्लैब पे हम लोग ज़्यादा फोकस रखे थे। अब आज हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग डिज़ाइन स्टेप्स डिस्कस कर लेते हैं वन वे स्लैब का, कि वन वे स्लैब अगर हम लोगों को डिज़ाइन करना है, उसमें रेनफोर्समेंट कितना आएगा, कितना थिकनेस आएगा आपके स्पैन के हिसाब से। तो ये चीज़ें पहले हम लोग स्टेप्स डिस्कस कर लेते हैं। अब इस स्टेप से आपको एक एक करके, जैसे नंबर वन स्टेप डिस्कस करेंगे तो इफेक्टिव स्पैन के बारे में उसके बाद में बताएंगे, सेकेंड स्टेप डिस्कस करेंगे तो डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया के बारे में बताएंगे। तो ऐसे कर करके हम लोग पहले एक बार स्टेप्स पूरा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद इसको इरेज करके हम लोग एक एक करके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके आते हैं, जो आपके स्लैब डिज़ाइन में, वन वे स्लैब डिज़ाइन में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि पहले पॉइंट डिस्कस करेंगे, बाद में जब उसको डिज़ाइन स्टेप्स में बताएंगे, उससे आपको समझने में ट्रबल हो सकता है। इसलिए हम लोग पहले डिज़ाइन स्टेप्स आपको समझा दे रहे हैं कि क्या क्या करना है। पहले भी आप पढ़ चुके हैं ये डिज़ाइन स्टेप्स बीम में, तो थोड़ा आपको ईजी लगेगा, वो आप समझ जाएंगे। अब जो जो इसमें नया नया टर्म आपको दिखेगा, उस टर्म को हम लोग इस वाले टॉपिक के बाद हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। इसको पूरा कंप्लीट जब हम लोग डिस्कस कर लेंगे तो आपके स्लैब वन वे स्लैब डिज़ाइन करने का स्टेप्स आपको पता हो चुका होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में फिर टू वे स्लैब डिस्कस करेंगे, और फिर टू वे स्लैब में क्या क्या कंडीशंस, क्या क्या क्राइटेरियाज आने वाले हैं, वो भी हम लोग इसी तरह से डिस्कस करेंगे। और फिर हम लोग जाएंगे न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो वन वे से स्टार्ट करेंगे, फिर टू वे के हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है। अब डिज़ाइन स्टेप, सबसे पहले आपको समझना है कि आप जब स्लैब डिज़ाइन कर रहे हैं तो स्लैब में आप क्या डिज़ाइन करते हैं। आप जब बीम डिज़ाइन कर रहे थे तो आपको पता होता था कि आपको एक स्पैन दे देता है कि दो कॉलम के बीच का डिस्टेंस आपको फॉर एग्जांपल 5 मीटर है या 6 मीटर है। इस 6 मीटर के बीच में आपको एक रेक्टेंगुलर बीम लगाना है। आपको डिज़ाइन करने बोलता है तो आपको कई बार साइज़ नहीं बताता है, जनरली साइज़ नहीं पता रहता है, तो आपको वो साइज़ भी खुद से निकालना पड़ता है आईएस कोड के कंडीशन के हिसाब से, कि उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, किससे ज़्यादा आपको विथ इंक्रीज नहीं हो सकता है, कितना मिनिमम विथ होना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप डिज़ाइन करते हैं। आप निकालते हैं बीम का साइज़, और आप निकालते हैं बीम में कितना रेनफोर्समेंट आएगा उसके लोडिंग कंडीशन के हिसाब से। अगर लोडिंग कंडीशन कुछ ना कुछ तो आपको गिवन होगा कि इसके ऊपर इतना यूडीएल आ रहा है या 20 किलोन्यूटन पर मीटर का यूडीएल आ रहा है, उसके हिसाब से आप निकालते थे। सेम वही कॉन्सेप्ट जो डिज़ाइन ऑफ बीम में लगेगा, वही डिज़ाइन ऑफ कॉलम्स में लगेगा, डिज़ाइन ऑफ स्लैब में लगेगा। स्लैब के ऊपर भी आपका कोई लोडिंग आएगा, वो लोडिंग आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि लाइव लोड कितने तरह का आ रहा है, डेड लोड तो खैर नहीं गिवन रहता है, डेड लोड आपको निकालना पड़ता है स्लैब का सेल्फ वेट निकालने के बाद। ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे, उस समय क्लियर हो जाएगा। अब आपको पता चल जाएगा कि डेड लोड इतना आ रहा है, लाइव लोड इतना आ रहा है, टोटल लोड आपको मिल गया। आपको एक सिंपली सपोर्टेड का अगर क्वेश्चन में गिवन है तो उसका एक डायग्राम बन जाएगा, जिससे आपको बेंडिंग मोमेंट आप उसका निकाल लेते हैं। अब उसके बाद आपको जब बेंडिंग मोमेंट पता चल जाता है, तो आप बीम्स में भी यही करते थे कि बेंडिंग मोमेंट निकल गया, उसके बाद आपके जो कंडीशंस होते थे आप सारे कंडीशंस को लगाते थे। चाहे आपको एक्सयू चेक करना हो, चाहे आपको सिंगली अंडर इन्फोर्स ओवर इन्फोर्स क्लियर करने के बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना हो, या उस मोमेंट के हिसाब से स्टील प्रोवाइड करना हो। स्लैब में भी हम लोग यही करेंगे। हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन होगा कि एक रूम जिसका साइज 3 मीटर बाई 4 मीटर या कुछ भी है, उसमें आपको एक स्लैब देना है। तो आपको साइज तो पता चल गया, विथ और हाइट लेंथ और विथ पता चल गया कि आपको 3 मीटर बाई 4 मीटर है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपको कितना डेप्थ का, आप कितना थिकनेस का स्लैब देंगे और उसमें रेनफोर्समेंट कितना लगाएंगे। स्लैब में सिर्फ ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। पहला कि उसका थिकनेस कितना रहेगा स्लैब का, और उसमें जो आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे वो रेनफोर्समेंट कितने mm डाया का रहेगा और कितने स्पेसिंग पे रहेगा। ये दो चीज़ हम लोग निकालते हैं, रेनफोर्समेंट और थिकनेस। इस दो चीज़ को निकालने को ही हम लोग स्लैब के केस में कहते हैं डिज़ाइन। अब ये चीज़ हम लोग कैसे कैसे निकालते हैं, इसके लिए आपको IS 456 कुछ फिक्स्ड गाइडलाइंस बताता है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए आपको स्लैब डिज़ाइन करना है। अब जैसे सबसे पहला स्टेप क्या कहता है कि आपको किसी भी रूम का जब आपको साइज दिया हुआ है 3 मीटर बाई 4 मीटर, तो उसका आपको इफेक्टिव स्पैन निकालना पड़ेगा। हम लोग इफेक्टिव स्पैन बीम के केस में जब IS 456 का सेकेंड वाला पार्ट डिस्कस कर रहे थे स्पेसिफिकेशन का, उसमें हम लोग इफेक्टिव स्पैन के ऊपर डिस्कशन किए थे। तो जो इफेक्टिव स्पैन बीम में लागू होता है वही आपको स्लैब में भी अप्लाई होता है।
ये IS 456 में आपको क्लॉज नंबर 22 या 23 में आपको ये इफेक्टिव स्पैन के सारे कंडीशंस गिवन है, जिसका हम लोग डायग्राम बना करके आपको समझाए थे। तो वो बीम और स्लैब के लिए कॉमन होता है, क्योंकि दोनों ही फ्लेक्सर मेंबर है, तो इफेक्टिव स्पैन सेम रहेगा। तो इफेक्टिव स्पैन के ऊपर हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। हम लोगों को सिर्फ इन जनरल पता होना चाहिए कि अगर हम लोग सिंपली सपोर्टेड एक स्लैब ले रहे हैं, तो सिंपली सपोर्टेड में अगर हम लोगों को रूम का क्लियर डायमेंशन मिला हुआ है, तो हम लोगों को क्लियर डायमेंशन में दो चीज़ ऐड करना है। पहला, या तो हम लोग हाफ ऑफ द वॉल जिसके ऊपर सपोर्टेड है, तो हम लोग या तो वो ऐड करेंगे, या हाफ ऑफ द कॉलम हम लोग ऐड करेंगे, या हाफ ऑफ द बीम सॉरी, और या तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ करेंगे, और दोनों में से जो भी आपका लेसर होगा वो आपका होगा इफेक्टिव स्पैन। ठीक है। अब जब आपका इफेक्टिव स्पैन आपको क्लियर मिल गया कि आपका रूम के साइज के हिसाब से आपका इफेक्टिव स्पैन क्या आ रहा है, अब आपके पास आएगा सेकेंड स्टेप, जिसमें आपको निकालना होगा कि आपका डिफ्लेक्शन के हिसाब से, डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए कितना डेप्थ ऑफ स्लैब आपका रिक्वायर्ड हो सकता है, कितना थिकनेस आपको मिनिमम प्रोवाइड करना चाहिए कि आपका जो सस्पेंडेड स्लैब आप बनाते हैं, अगर आपका रूम है 3x4 का, तो उस 3x4 में बीच में कोई सपोर्ट नहीं होता है, तो स्लैब आपका उसमें सस्पेंडेड रहता है, लटकता हुआ एक तरह से आप कह सकते हैं कि रहता है। तो वो स्लैब कल को अपने सेंटर वाले पॉइंट से वो डिफ्लेक्ट ना कर जाए, उसमें डिफ्लेक्शन ना आ जाए, इसके लिए IS कोड कहता है कि आपको एक मिनिमम थिकनेस प्रोवाइड करके रखना पड़ेगा। अब वो मिनिमम थिकनेस हो सकता है कि बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से अगर रिक्वायर्ड देखेंगे तो उसमें बहुत कम थिकनेस रिक्वायर्ड आएगा, बट आप डिफ्लेक्शन के हिसाब से देखेंगे तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आपका बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए स्लैब आपको चाहिए सिर्फ 90 mm का, लेकिन जब आप डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया के हिसाब से चेक करेंगे तो उसमें स्लैब का थिकनेस रिक्वायर्ड आएगा 120 mm। तो आप कहेंगे कि आपका बेंडिंग मोमेंट तो रेजिस्ट हो ही जा रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट रेजिस्ट होने का मतलब ये होता है कि स्लैब आपका गिरेगा नहीं, आपका फेल नहीं करेगा, क्योंकि इस लोडिंग के हिसाब से बेंडिंग मोमेंट रेजिस्ट करने के लिए रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड कर दिए हैं और थिकनेस भी आप प्रोवाइड कर दिए हैं। बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो गिरेगा नहीं, इसका मतलब है कि वो स्ट्रेट ही रहेगा, क्योंकि सस्पेंडेड है। रूम 3x4 का अगर है एग्जांपल के लिए, तो उसमें आपको बीच के पोर्शन में कोई सपोर्ट नहीं है, तो स्लैब हो सकता है आपका डिफ्लेक्ट होकर के रहेगा, बट आपका गिरेगा नहीं, क्योंकि थिकनेस और रेनफोर्समेंट दोनों प्रोवाइडेड है। इसलिए आपका जो आपका स्लैब है वो आपका फेल नहीं हो रहा है, बट उसमें डिफ्लेक्शन आ सकता है। ये डिफ्लेक्शन को ही रेजिस्ट करने के लिए हम लोग पहले चेक करते हैं कि डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया से कितना थिकनेस रिक्वायर्ड है। इसके लिए IS कोड में हम लोगों को प्रोविजंस होता है, उसको हम लोग यूज़ करते हुए हम लोग थिकनेस पहले रिक्वायर्ड निकाल लेते हैं। ये आपका स्टेप नंबर 2। अब जब आपको एक मिनिमम थिकनेस मिल गया कि आपको ये एक मिनिमम रिक्वायर्ड थिकनेस आ रहा है, इसके बाद आप क्या करेंगे, आप अपने लोड कैलकुलेशंस करेंगे, क्योंकि आपको थिकनेस ऑफ स्लैब पता चल गया, तो आप क्या करेंगे, पर मीटर स्ट्रिप एक ले लेंगे और उससे आप निकालेंगे पहले उस स्लैब का डेड वेट कितना आ रहा है। जैसे आपको कंक्रीट का यूनिट वेट 25 किलोमीटर पर मीटर क्यूब होता है, उसमें आप अपने इस विड्थ को और डेप्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पर मीटर के हिसाब से एक UDL मिल जाएगा जो 1 मीटर स्ट्रिप के लिए होगा। अब स्लैब का डेड लोड आपको मिल गया। लाइव लोड आपको क्वेश्चन में अगर गिवन है तो सो फार गुड, अगर नहीं गिवन है तो आप एज्यूम कर सकते हैं, जो हम लोग आपको डेटा बताए थे कि बेडरूम का 2 होता है, कॉरिडोर का 3 होता है, स्टोर रूम का 5 होता है। इस कंडीशन के हिसाब से जनरली आपको RCC में आपके घर का ही आपको कैलकुलेशंस आएगा, प्राइवेट बिल्डिंग का, रेसिडेंशियल बिल्डिंग का, तो उसमें आप ये कोई सा भी वैल्यू याद रख सकते हैं, आप एज्यूम कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वेरी गुड, तो आपको लाइव लोड मिल जाएगा कि उसमें भी फॉर एग्जाम्पल 3 किलोमीटर पर मीटर है। अब 2 किलोमीटर पर मीटर का अगर आपको डेड लोड निकल के आ गया, 3 किलोमीटर पर मीटर का लाइव लोड निकल के आ गया, तो टोटल लोड आपको 5 किलोमीटर पर मीटर का हो गया। ये हो गया आपका UDL। अब UDL मिल गया, इफेक्टिव स्पैन आपको पता चल चुका है स्टेप नंबर 1 से। अगर 3 मीटर का रूम का विड्थ था तो 3.15 उसका इफेक्टिव स्पैन मिल गया। अब 3.15 इफेक्टिव स्पैन हो गया। आपको बेंडिंग मोमेंट अगर सिंपली सपोर्टेड स्लैब पूछ रहा है तो आप WL²/8 करते हैं। W आपको मिल चुका है, L आपको मिल चुका है, आप L²/8 करेंगे तो आपको मिल जाएगा बेंडिंग मोमेंट। तो थर्ड स्टेप आपको आता है कि आपको बेंडिंग मोमेंट और आपको शियर फोर्स चेक करना है 1 मीटर के स्ट्रिप को कंसीडर करते हुए। मतलब अब आप एक बीम का एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे 300/600 mm का आप एक बीम करते थे, उसी तरह आपको 1000 mm वाइड और आपको 120 mm डीप एक आपको एक बीम हो जाएगा जो आपको फ्लैट बीम की तरह दिखेगा। अगर आप 300/600 करते थे तो आप इस तरह से बीम का बेंडिंग मोमेंट निकालते थे, ये आपको स्पैन होता था, इसके ऊपर आप UDL कंसिडर करते थे और WL²/8 ले लेते थे। अब आपको क्या करना है, ये आपका एक स्लैब है जो कि आपको ये 1000 mm वाइड है और ये जो है आपको ये 120 mm डीप है और ये आपको इस तरह से चल रहा है। यहाँ पे आपको आके आपका दूसरा सपोर्ट आ जाता है, यहाँ पे आपका पहला सपोर्ट आ जाता है, इसके ऊपर आपको UDL आ रहा है।
तो ये यूडीएल क्या आ रहा है, यही इस पर मीटर के लिए आ रहा है। अब ये स्लैब कितना वाइड है आप 1 मीटर के लिए निकाल लीजिए, अगर वो 6 मीटर का रूम होगा तो वो 6 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये स्पैन तो आप ले ही रहे हैं, ये तो 3.15 आपको मिल ही गया है। लेकिन ये हो गया आपको एक डायमेंशन रूम का। एक रूम क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। इस रेक्टेंगल में ये 3 है और ये अगर 4 है, 5 है, 6 है, कुछ भी है, आपको ये शॉर्टर डायमेंशन है। आप शॉर्टर के हिसाब से आप अपना बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। 3/4 तो नहीं मिलेगा आपको, 3/9 मिलेगा। वन वे स्लैब की बात कर रहे हैं तो 3/9 मिलेगा। तो आपको ये वाले में ही आपको रिइंफोर्समेंट इस तरह से प्रोवाइड करना है। मतलब आप इस 3 के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो 3 के लिए 3.15 आपको मिल गया। आप इधर के हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिए। ये 1 मीटर के लिए आपका ये सारा वैल्यू निकल के आ जाएगा। जो आएगा उसको 9 हो 12 हो उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल स्लैब का रिइंफोर्समेंट आएगा। ये हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। तो इस तरह से आप क्या करेंगे कि आप बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे और शियर फोर्स निकाल लेंगे। क्योंकि पहले आप बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, बेंडिंग के लिए हम लोग चेक करेंगे, उसके बाद आप शियर फोर्स जो निकालें उस शियर फोर्स को निकालते हुए हम लोग नॉमिनल शियर स्ट्रेस निकालेंगे, जो हम लोग टाउ वी निकालते थे, जिसको हम लोग VU/BD करते थे। फिर हम लोग टाउ सी से उसको चेक करेंगे और देखेंगे कि वो शियर में सेप आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 4 क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द डेप्थ रिक्वायर्ड फॉर बेंडिंग एज्यूमिंग द स्लैब एज अ बैलेंस सेक्शन। अब आप पहले सेकंड स्टेप नंबर 2 में क्या किए थे, डिफ्लेक्शन के हिसाब से आप अपना डेप्थ निकाल लिए थे। डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया बताएंगे इसके बाद हम लोग। तो उससे आपका डेप्थ निकल गया, फॉर एग्जांपल 120 mm आया। अब कह रहा है कि आप स्लैब को एक बैलेंस सेक्शन के साथ डिजाइन कीजिए और आप निकालिए कि आपको डी रिक्वायर्ड कितना आ रहा है। ये आप कैसे निकालेंगे, जो आपको फॉर्मूला होता है कि बैलेंस सेक्शन जब आप बना रहे हैं तो इसका मतलब एमयू लिमिट होगा। एमयू लिमिट इज इक्वल टू 0.133 0.138, जो भी आपको स्टील का केस होगा उसके हिसाब से FC के BD², ये आपका फॉर्मूला होता था। इसमें आपको डी अननोन कर देना है क्योंकि एमयू आपको पता चल चुका है कि आप जब भी मोमेंट निकाल रहे हैं मैक्सिमम अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट, ये मैक्सिमम मोमेंट को आप ऐसा एज्यूम करें कि ये आपका बैलेंस मोमेंट है। तो अब आप जब आप इसको बैलेंस मोमेंट बना दीजिएगा और फिर जो आप डेप्थ निकालिएगा, इसका मतलब घुमा के क्या होगा वाइस वर्सा, कि जो डेप्थ आप प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर ये मोमेंट जो है वो लिमिटिंग मोमेंट आ गया। तो आप पहले ही मोमेंट को लिमिटिंग मोमेंट बना दे रहे हैं, उसके हिसाब से आप डेप्थ चेक करना चाह रहे हैं कि कितने डेप्थ पे ये मोमेंट लिमिटिंग मोमेंट हो जाएगा। उससे ज्यादा प्रोवाइड कर देंगे तो अंडर एनफोर्स हो जाएगा। क्योंकि आपको अगर ये डी निकल के आया 100 mm और आपको 100 mm पे ये एमयू जो है एमयू लिमिट हो जाएगा, आप 120 प्रोवाइड कर दीजिए, वो मोमेंट ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये आपको अंडर एनफोर्स सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अभी फिलहाल उतना नहीं समझना है, आपको इतना समझना है कि आपको क्या करना है कि बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से आपको डेप्थ चेक करना है। आप इस फॉर्मूले में डी अननोन रख करके डी का वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये वैल्यू चेक देखने के बाद आपको चेक करना है कि ये डिफ्लेक्शन वाले डेप्थ से ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। अगर ये डिफ्लेक्शन वाले से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब है कि आप जो इनिशियली डिफ्लेक्शन के लिए आप एज्यूम किए थे थिकनेस, उसके हिसाब से जो आप डेड लोड निकाले थे वो रॉन्ग हो गया आपका, क्योंकि आपको बेंडिंग को ही ज्यादा चाहिए। तो बेंडिंग को ज्यादा चाहिए तो बेंडिंग के हिसाब से आप स्लैब का फिर से वापस स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे, फिर से आप नया स्लैब का थिकनेस डिसाइड करेंगे, उसके हिसाब से आप फिर अपना सारा कैलकुलेशन रिवाइज करेंगे। क्योंकि जो आप डेड लोड लिए थे वही रॉन्ग हो गया, क्योंकि आप थिकनेस अज्यूम किए 120 mm का, रिक्वायर्ड आ गया 150 mm, तो 150 mm का वेट ज्यादा हो जाएगा तो बेंडिंग मोमेंट ज्यादा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको रिवाइज करना पड़ेगा स्टेप नंबर 5 के बाद। स्टेप नंबर 4 में ही आपको लिख रहा है कि यहाँ पे इफ द थिकनेस प्रोवाइडेड एज पर डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया इज लेस, प्रोवाइड द थिकनेस ऑब्टेन इन स्टेप नंबर 4, जो अभी आप इसे निकाले हैं वो प्रोवाइड कीजिए एंड रिवाइज द डिजाइन। रिवाइज द डिजाइन मतलब वापस स्टेप नंबर 2 से आइए, फिर से आप ये सारी चीजें कीजिए, फिर यहाँ करके चेक हो जाएगा। फिर यहाँ पे जैसे ही चेक होगा कि आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब स्टेप नंबर 5 क्या करा, कैलकुलेट द मेन रिइंफोर्समेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट। अब आपको मोमेंट मिल गया, मोमेंट के हिसाब से आपको थिकनेस मिल गया, मतलब आपका साइज भी फाइनल हो गया एक सेक्शन का। अब आपको उसमें निकालना है AST। AST कैसे निकालेंगे, उसके लिए सेम आपका सिंगल रिइंफोर्समेंट हम लोग फॉर्मूलाज पढ़े थे, वो सारा चीज़ आपको इसमें स्लैब में भी अप्लाई होगा, तो वो चीज़ हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। तो हम लोग उसके हिसाब से AST निकाल लेंगे। अब जब AST हम लोग निकाल लेंगे तो हम लोगों का मेन रिइंफोर्समेंट जो हम लोग AST निकालेंगे कैलकुलेट करके बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से, वो कहलाएगा हम लोगों का मेन रिइंफोर्समेंट। और हम लोगों को जो हम लोग डिस्कस किए थे कि डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट भी हम लोगों को प्रोवाइड करना पड़ता है, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कोडल प्रोविजन के हिसाब से। कि IS कोड जो कहता है कि अगर आप HYSD बार यूज कर रहे हैं तो उसके लिए 0.12% ऑफ BD, और या फिर अगर आप माइल्ड स्टील यूज कर रहे हैं Fe250 तो 0.15% ऑफ BD। ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट के लिए कहता है। वो मेन के लिए भी अप्लाई होता है कि मेन में भी अगर आपको ऐसा है कि स्लैब का थिकनेस आप बहुत ज्यादा ले लेंगे तो स्टील रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाएगा।
आप अगर 150 mm रिक्वायर्ड हो रहा है, आप 200 mm थिकनेस का अगर स्लैब प्रोवाइड कर देंगे तो कंक्रीट इंक्रीज कर दिए तो आपका जो स्टील का रिक्वायरमेंट है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि जितना आपका डी बढ़ेगा उतना आपका AST रिक्वायर्ड कम होता जाएगा। तो अगर ऐसा हो कि AST रिक्वायर्ड इतना कम हो जाए कि वो IS कोड के इस मिनिमम कंडीशन से भी कम रिक्वायर्ड आ रहा है, तो हम लोगों को एटलीस्ट ये प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके लिए आपको ये मेन रिइंफोर्समेंट को चेक करना पड़ेगा इसके बाद वाले स्टेप में कि मेन रिइंफोर्समेंट आपका इस रिक्वायरमेंट से ज्यादा आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट को भी चेक करना है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट भी कम आ रहा है, रिक्वायर्ड डिस्ट्रीब्यूशन तो खैर हम लोग कैलकुलेट नहीं करते, डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग इसके हिसाब से ही प्रोवाइड करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक तो हम लोग देख लेंगे कि इससे ज्यादा हम लोग प्रोवाइड कर दें, जितना रिक्वायर्ड आ रहा है उसे थोड़ा बढ़ा के प्रोवाइड करेंगे। और मेन रिइंफोर्समेंट को हम लोगों को चेक करना है, क्योंकि ये निकलेगा AST के फॉर्मूला से, इसको चेक करना है इस वाले वैल्यूज से कि इससे ज्यादा हो रहा है या नहीं। क्यों करना है? क्योंकि क्रैकिंग आ जाएगा। अगर आप ये इससे मिनिमम रिक्वायर्ड जो आपका है इससे अगर आप कम स्टील प्रोवाइड कर देंगे, रिक्वायरमेंट एग्जांपल के लिए बहुत ही कम है, 0.12 आपका मिनिमम है, हो सकता है आपको 0.08% ही स्टील रिक्वायर्ड आ रहा हो बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से। आप क्या किए, 0.09% प्रोवाइड कर दिए, 0.12% स्टील आप नहीं प्रोवाइड किए कि उतना रिक्वायरमेंट नहीं है। बट IS कोड कहता है कि मिनिमम इतना देना है। क्यों देना है? क्योंकि आपके स्लैब में दिखेगा क्रैक मार्क्स। तो जब क्रैक मार्क्स दिखेगा तो वो आपको फेटल लगेगा, भले वो फेटल नहीं भी होगा तो भी आपको वो फेटल लगेगा, आपको डेंजरस लगेगा देख करके कि ये आपको स्लैब फेल होने वाला है। आप इंजीनियरिंग के प्रैक्टिस पे क्वेश्चन रेज करेंगे कि ये प्रॉपर इंजीनियरिंग मेथड से नहीं कंस्ट्रक्ट हुआ है। इसके लिए IS कोड कहता है कि आपको मिनिमम इतना स्टील तो प्रोवाइड करना ही करना है, अगर लोडिंग नहीं भी है कुछ तो भी। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेप नंबर 6, चेक फॉर क्रैकिंग। क्रैकिंग के लिए बोथ मेन और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील को आप चेक करेंगे कि कोडल प्रोविजन के हिसाब से उससे मिनिमम तो कहीं नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है 0.12% HYSD के लिए और 0.15% माइल्ड स्टील के लिए। ठीक है, स्टेप नंबर 7 शेयर के लिए चेक करेंगे। शेयर फोर्स निकाल चुके हैं हम लोग, VU बाई BD करेंगे, टाउ V मिल जाएगा, फिर हम लोग टाउ C चेक करेंगे और टाउ V और टाउ C पता चलने के बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को शेयर एनफोर्समेंट रिक्वायर्ड है या रिक्वायर्ड नहीं है। जनरली स्लैब के केस में निकल करके यही आएगा कि शेयर एनफोर्समेंट रिक्वायर्ड नहीं है, और अगर रिक्वायर्ड आता भी है उसके लिए भी कुछ कंडीशंस है, वो हम लोग अभी जब इसके बाद डिस्कस करेंगे तो आपको बता देंगे कि किस तरह से स्लैब में कभी भी शेयर एनफोर्समेंट रिक्वायर्ड नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, उसके लिए कुछ कंडीशंस गिवन है। ठीक है, तो वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद लास्ट में आप चेक करेंगे डेवलपमेंट लेंथ, कि आपको डेवलपमेंट लेंथ कितना आपके डायमीटर और बार के हिसाब से रिक्वायर्ड आ रहा है, उतना आप सपोर्ट के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप स्लैब से बीम में प्रोवाइड कर रहे हैं तो किस तरह से आप बीम के अंदर एनफोर्समेंट को बेंड कर रहे हैं, 90 डिग्री दे रहे हैं या 180 डिग्री दे रहे हैं, ये सारी चीजें आप जो डेवलपमेंट लेंथ का यूनिट पढ़े थे वो यहाँ काम आएगा, जो शेयर के बारे में पढ़े थे वो स्टेप नंबर 7 में काम आएगा। तो ये जो नीचे के 2 स्टेप्स हैं ये आपको अपने लास्ट वाले यूनिट से हैं, जिसमें आप शेयर बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ पढ़े थे, तो ये शेयर का आएगा, यहाँ पे आपका बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ आएगा। ठीक है, तो इसके साथ आपका होगा वन वे स्लैब का डिजाइन कंप्लीट। अब इसमें आपको जो जो चीजें समझ में नहीं आई होंगी हम लोग अब उस चीज को डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला हम लोग डिस्कस किए थे इफेक्टिव स्पैन। इफेक्टिव स्पैन का हम लोग एक शॉर्ट में लिख देंगे बोर्ड पे, ताकि आपको वापस से याद हो जाए कि इफेक्टिव स्पैन क्या लेना है हम लोगों को स्लैब का। दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया के हिसाब से थिकनेस कितना लिया जाता है। तीसरा हम लोग मोमेंट और शेयर फोर्स, इसका तो फॉर्मूला हम लोगों को पता है, बट मैक्सिमम मोमेंट के बारे में भी हम लोग आपको बताएंगे कि अगर सिंपली सपोर्टेड होगा तो मोमेंट तो पता है WL² होगा यूडीएल के केस में, लेकिन अगर आपका ये कंटिन्यूस स्लैब हुआ तो उसके लिए IS कोड आपको कुछ कंडीशन बताता है। हो सकता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं आए, बट आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे उसका। उसके बाद बेंडिंग के लिए आपको डेप्थ चेक करना है, वो आपको हम बता दिए कि इस वाले फॉर्मूला से आपको चेक करना है। उसके बाद आपको मेन इन्फोर्समेंट, आपको ST का फॉर्मूला वो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, और क्रैकिंग के लिए आपको बता दिए कि इससे ज़्यादा प्रोवाइड होना चाहिए। शेयर के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे और डेवलपमेंट लेंथ डिस्कस्ड है। तो बेसिकली हम लोग ये एक टॉपिक डिस्कस करेंगे शेयर वाला, एक टॉपिक डिस्कस करेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का, एक आपको ये डिफ्लेक्शन का, और एक आपको ये इफेक्टिव स्पैन का। ये 4 टॉपिक अब हम लोग इसके बाद अभी डिस्कस कर लेते हैं। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वन वे स्लैब में ये आपके वो सारे स्टेप्स हैं और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। फिर उसके बाद हम लोगों का वन वे स्लैब कंप्लीट हो जाएगा। इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग जब बाद में करेंगे तो आपको ये सारे स्टेप्स ऑटोमेटिकली क्लियर होते चले जाएंगे, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल देख करके भी थ्योरी आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद जब हम लोग ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे तो नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग फिर 2 वे स्लैब पे आएंगे। 2 वे स्लैब का थोड़ा डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, तो हम लोग 2 वे स्लैब भी पहले समझेंगे, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसको इरेज करके पहले ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। अब हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं जो हम लोग अभी डिजाइन स्टेप्स में पढ़ रहे थे। सबसे पहले
स्टेप नंबर 1 में हम लोग जानते थे कि इफेक्टिव स्पैन निकालना है। इफेक्टिव स्पैन वैसे तो पहले डिस्कस हो चुका है, जब हम लोग IS 456 का सेकंड वाला पार्ट डिस्कस कर रहे थे स्पेसिफिकेशंस का, उसमें आपको ये इफेक्टिव स्पैन डिस्कस हो चुका था। उसमें हम लोग बीम को रेफरेंस रखते हुए समझाए थे। IS कोड में वो क्लॉज नंबर 23.2 में आपको वो विद बीम और स्लैब दोनों के रेफरेंस से आपको बताया हुआ है। तो इफेक्टिव स्पैन क्या कहता है कि अगर आप एक सिंपली सपोर्टेड आप लेते हैं, आपके सिर्फ 2 सपोर्ट्स है, उसके ऊपर आपका एक स्लैब रखा हुआ है, इस स्लैब का इफेक्टिव डेप्थ D है और ये क्लियर स्पैन जो है ये L है, और ये आपको विथ ऑफ द सपोर्ट है B, 200 mm का ले लीजिए, 300 mm का ले लीजिए, कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा कंडीशन है तो अगर आपको कहा जाए कि आपको इफेक्टिव स्पैन निकालना है, तो इफेक्टिव स्पैन ऐसे केसेस में हो सकता है, या तो आपका ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का मतलब है L प्लस B/2 प्लस B/2, तो इसके टू हो जाएगा आपको L प्लस B, जो कि आपको यहाँ लिखा हुआ है। ये इफेक्टिव स्पैन फॉर सिंपली सपोर्टेड, अभी हम लोग सिर्फ सिंपली सपोर्टेड स्लैब की बात कर रहे हैं कि 2 स्पैन के बीच में है, या फिर L प्लस B हो जाएगा, या हो जाएगा क्लियर स्पैन प्लस आपका ये इफेक्टिव डेप्थ, तो L प्लस D। अब ये L प्लस B और L प्लस D में से जो सा भी आपका लेसर वैल्यू आएगा वो हो जाएगा आपका इफेक्टिव स्पैन। ये होगा आपको सिंपली सपोर्टेड के केस में। अब आपको केस कैसा कैसा हो सकता है, पहला हो सकता है सिंपली सपोर्टेड, दूसरा हो सकता है आपको कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस में जब हम लोगों का लगातार यहाँ से ये स्लैब आगे की तरफ जाएगा और फिर आगे भी यहाँ पे आपका इस तरह से एक सपोर्ट आएगा, तो ये आपको कंटिन्यूअस का केस हो जाएगा। जब ऐसा कोई कंटिन्यूअस आपको स्पैन रहेगा, ऐसा क्वेश्चन में आता है, तो उस केस में आपको ये जो अगर आपका ये जो विड्थ ऑफ द सपोर्ट है, अगर ये आपका L/12 से लेस रहता है, जो हम लोग पहले भी एक बार ये डिस्कस कर चुके हैं, तो उस केस में आपको ये जो इफेक्टिव स्पैन वाला वैल्यू है, ये L प्लस B और L प्लस D ये वाला कंडीशन ही रहेगा। लेकिन अगर आपका ये L प्लस B और L/12 से आपका ग्रेटर हो जाता है, तो आप जाके इसको वापस से देख लेंगे, क्योंकि यहाँ हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। जो IS कोड का हम लोगों का स्पेसिफिकेशन था पार्ट 2 IS कोड का, उसमें हम लोग इफेक्टिव स्पैन डिस्कस किए हुए हैं। वहां से आपको ये चीज समझ लेना है कि उसमें हम लोगों का जैसे L0 आता था कि बीच वाला स्पैन जो होगा वो आपको जो क्लियर स्पैन होगा वही इफेक्टिव स्पैन होगा, एज वाले पे हम लोग उसका सपोर्ट का विथ को ऐड करते थे। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस किए हुए इफेक्टिव स्पैन में। ये हो गया आपको कंटिन्यूअस के केस में। अगर L/12 से लेस है तो यही वाला केस रहेगा, यही सेम यहाँ भी लिखा हुआ है L प्लस B और L प्लस D लेसर ऑफ 2, ये सेम चीज है। लेकिन अगर कंटिन्यूअस के केस में L/12 से ज्यादा का विड्थ हो जाएगा, ये सपोर्ट बहुत ही वाइड हो जाएंगे, उस केस में आपको वो फॉर्मूला आपको वहां से जाके देख लेना है, आपको वो याद रहना चाहिए, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे एग्जाम में तो आपको इफेक्टिव स्पैन निकालना होगा। क्वेश्चन किस तरह का आएगा आपको ये नहीं पता है, तो वैसे केसेस में आपको इफेक्टिव स्पैन के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो याद होने चाहिए। और आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी बन सकता है कि इफेक्टिव स्पैन के ऊपर आपको एक नोट दे देगा 4 मार्क्स का लिखने के लिए, तो हर हाल में आपको ये फायदेमंद होगा याद रखने में। अब रहा सवाल आपको कंटिन्यूस के केस में, जिसमें L/12 से ज्यादा का जो विड्थ होता है वो बहुत टेडियस हो सकता है, बहुत डिफिकल्ट हो सकता है आपके लेवल पे, इसलिए हो सकता है कि उससे आपके न्यूमेरिकल्स नहीं आए। आपका न्यूमेरिकल ज्यादातर या तो सिंपली सपोर्टेड पे आएगा या तो आपको कैंटिलीवर के केस पे आएगा, ये 2 केस पे ही आएगा। क्योंकि इसमें भी अगर कंटिन्यूस भी देता है और विद ऑफ द सपोर्ट आप चेक कर लेंगे कि स्पैन/12 से अगर लेस हो रहा है, तो आपको इसका मतलब ये सिंपली सपोर्टेड ही रहेगा। तो जब सिंपली सपोर्टेड रहेगा तो L प्लस B और L प्लस D में से जो आपका कम होगा आप उससे इफेक्टिव स्पैन ले लेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया आपको कंटिन्यूस और सिंपली सपोर्टेड। जब आप कैंटिलीवर की बात करते हैं तो L प्लस इफेक्टिव डेप्थ बाई 2, L प्लस D/2 ये आपका हो जाता है इफेक्टिव स्पैन, ये आपको कैंटिलीवर के केस में हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे अपना इफेक्टिव स्पैन। अब स्टेप नंबर 1 में हम लोग इफेक्टिव स्पैन निकाल लिए। स्टेप नंबर 2 था कि हम लोग पहले जानेंगे कि डेप्थ ऑफ स्लैब क्या होगा एज पर डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया। डिफ्लेक्शन के हिसाब से इनिशियली हम लोग एक डेप्थ एज्यूम करेंगे, तो एज्यूम कैसे करेंगे उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हम लोग समझेंगे, उसके हिसाब से हम लोगों को कैलकुलेट करके एज्यूम करना है। ये अभी आपको, क्योंकि आप सिर्फ इफेक्टिव स्पैन निकाले हैं, आपको अभी लोडिंग का कोई आइडिया नहीं है, बेंडिंग मोमेंट का कोई आइडिया नहीं है, तो आप डेप्थ कैसे डिसाइड करेंगे। तो वो जो डेप्थ हम लोग डिसाइड करते हैं वो बेंडिंग के हिसाब से आता है। अभी आपको डिफ्लेक्शन के हिसाब से चेक करना है, वो बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से होता है, ये डिफ्लेक्शन के हिसाब से है। अब डिफ्लेक्शन के हिसाब से हम लोग जब इस IS कोड 456 का हम लोग जब पार्ट 1 डिस्कस किए थे, उसमें आपको स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो नाम से एक टेबल हम लोग बताए थे, जो उस समय आपको समझ में नहीं आया होगा। अब उसको हम लोग फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि अब इसका रेफरेंस कहाँ पे आता है। ये स्लैब के केस में ज्यादातर यूज होता है, बीम के केस में भी था, मगर बीम के केस में हम लोग डिफ्लेक्शन वाले क्राइटेरिया को नहीं कंसिडर कर रहे थे, क्योंकि आपके सिलेबस में ये चीज़ क्लियर नहीं हो रहा है कि इसमें डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया देखना है या नहीं देखना है। हम लोग स्लैब के केस में क्या है कि आपका डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया लेना है, तो इसलिए हम ये डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया समझ रहे हैं। अब यही सेम चीज जो आप अभी यहाँ समझेंगे, यही आपके बीम में भी इफेक्टिव होगा। बीम में भी आप इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके आप बीम का डेप्थ भी क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जितना आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो इस वाले कंडीशन के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब ये सब चीज क्या है,
आपको एक कंडीशन होता है स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो। ये जो आप अभी टेबल समझने वाले हैं, पहले आपको ये समझना होगा कि स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है। आपको आईएस कोड कहता है कि जो भी आप स्पैन ले रहे हैं, 4 मीटर का हो, 5 मीटर का हो, तो वो 4-5 मीटर के स्पैन में या तो आप बीम प्रोवाइड करेंगे या स्लैब प्रोवाइड करेंगे, तो वो कितना डीप हो जो वो डिफ्लेक्ट नहीं करे, सेफ रहेगा, रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड रहेगा तो सेफ रहेगा, मगर वो डिफ्लेक्ट नहीं करे, इतना डिफ्लेक्शन ना आ जाए कि वो आपको देखने में बहुत ही डेंजरस लगे। तो उसके लिए स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ का एक रेशियो आईएस कोड बताता है कि जो कैंटिलीवर अगर होगा तो 7 होगा, यहाँ लिखा हुआ है कैंटिलीवर के लिए 7, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20, कंटिन्यूस के लिए आपको 26। ये आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये आपको याद होना चाहिए, 7, 20 और 26। अब इसका मतलब क्या होगा कि अगर स्पैन और इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो अगर 7 तक आ रहा है या 7 से बियॉन्ड आ रहा है, तो आपको वो जो इफेक्टिव डेप्थ होगा, आपको इस तरह से आप समझ लीजिए कि अगर आप स्पैन बाय ये रेशियो करेंगे तो 7, अगर सिंपली सपोर्टेड का एग्जांपल ले, अगर आप स्पैन बाय इफेक्टिव डेप्थ इज इक्वल टू 20 होना चाहिए सिंपली सपोर्टेड के लिए, अगर आप 20 को इधर ले आएंगे तो स्पैन बाय 20 इज इक्वल टू इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगा, ये वाला वैल्यू। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि अगर आपका स्पैन है फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर का, तो 10 मीटर के लिए आपको 10,000 mm डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इफेक्टिव डेप्थ, हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं डी। अब 10,000 बाई 20 कितना होता है, ये हो जाएगा आपको 500। इसका मतलब है कि आपको क्या निकल के आया, डी इज इक्वल टू 500 mm। अब आपको इफेक्टिव डेप्थ 500 mm रखना होगा अगर आप इस 10 मीटर के स्पैन में डिफ्लेक्शन नहीं चाहते हैं तो स्लैब का। बीम के केस में भी यही लागू होता है, ठीक है। अब आपको 10 मीटर के स्पैन में 500 mm आपको डिफ्लेक्शन के हिसाब से आपको थिकनेस देना है आपको स्लैब का, ये चीज आपको इससे पता चल जाता है। अब सेम चीज आपको अगर से कैंटिलीवर के लिए करना है तो आप 7 से डिवाइड करेंगे तो कैंटिलीवर के केस में ज्यादा डेप्थ रिक्वायर्ड आएगा, कंटिन्यूअस स्लैब होगा तो आप 26 से डिवाइड करेंगे तो इफेक्टिव डेप्थ आपको ज्यादा रिक्वायर्ड आएगा। इस वाले कॉन्सेप्ट से आपको चेक करना है कि आपका इफेक्टिव डेप्थ कितना रिक्वायर्ड आ रहा है। जितना रिक्वायर्ड आ रहा है उसमें आप इफेक्टिव कवर अपना ऐड कर देंगे और आप अपना टोटल डेप्थ निकालेंगे। जैसे यहाँ 500 हुआ, हम लोग कवर ऐड कर देंगे इसमें 50 mm का, तो टोटल कैपिटल डी हम लोगों का कितना हो जाएगा, 550 mm। अब इस 550 का टोटल डेप्थ का हम लोग डेड लोड निकालेंगे कि ये, क्योंकि इफेक्टिव डेप्थ से तो डेड लोड आएगा नहीं, इफेक्टिव डेप्थ तो आपको डिजाइन के कैलकुलेशन में यूज होता है। ओवरऑल तो आपको ये थिकनेस है 550 mm का स्लैब का, इसके हिसाब से आपको डेड लोड आएगा, इसका सेल्फ वेट आएगा, तो इसलिए हम लोगों को ये कवर ऐड करके ये टोटल पहले निकालना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग डेड लोड के कैलकुलेशन में जाएंगे, जो हम लोगों का स्टेप नंबर 3 था, ठीक है। अब इसमें आपको चेंज क्या होता है कि ये तो हो गया आपका इफेक्टिव स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो, ये आपको 7, 20 और 26 होता है। लेकिन ये जो आपको फॉर्मूला है, ये जो आपको गिवन है, ये आपको अभी तक सिर्फ कंक्रीट के लिए गिवन है। अब आप स्लैब बनाते हैं आरसीसी का, स्लैब में आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, बीम के लिए भी सेम फॉर्मूला होता है, बीम भी बनाते हैं तो आप उसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, टेंशन और कंप्रेशन दोनों साइड में रेनफोर्समेंट देते हैं, कई बार सिर्फ टेंशन साइड में रेनफोर्समेंट देते हैं। अब वो रेनफोर्समेंट क्या करता है, वो भी आपको एक एडिशनल स्ट्रेंथ देता है जो आपका कंक्रीट नहीं देगा, वो आपका रेनफोर्समेंट देता है। उसके इफेक्ट को तो हम लोग अभी कंसिडर किए नहीं, रेनफोर्स अभी भी हम लोग डिजाइन कर रहे हैं आरसीसी स्लैब, लेकिन ये फॉर्मूला जो है ये सिर्फ आपको कंक्रीट के लिए, आप कह सकते हैं कि पीसीसी के लिए है। अब इसमें रेनफोर्समेंट का इफेक्ट कहाँ गया, तो वो रेनफोर्समेंट के इफेक्ट जो हम लोग ऐड करते हैं वो कहलाता है आपका मॉडिफिकेशन फैक्टर। ये आप कई बार देखेंगे, ये कई बार इसको एम से डिनोट किया जाता है, ये होता है आपका मॉडिफिकेशन, इसको हम लोग एम ही लिखते हैं, मॉडिफिकेशन फैक्टर। ये मॉडिफिकेशन फैक्टर क्या होता है कि जो रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड करते वो जितना स्ट्रेंथ आपको प्रोवाइड करता वो स्ट्रेंथ आपको 1 से ज्यादा ही होता, मतलब आपका ओवरऑल स्पैन बाय 20 इज इक्वल टू 500 mm अभी निकला था। अब आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते तो वो 500 से कम डेप्थ लगता, 400 लगता, 450 लगता, कोई भी वैल्यू लगता, मगर वो उससे थोड़ा कम वैल्यू लगता। तो वो क्या होगा, इसका मतलब है कि उसका 1 से ज्यादा का उसका वैल्यू होगा। जब आप इसको डिनोमिनेटर में यूज कर रहे हैं हमको, अगर ये स्पैन बाय 20 कर रहे हैं तो 500 आ रहा है, अगर ये इसका वैल्यू 1 से ज्यादा हुआ, 1.1 हुआ, तो यहाँ 20 के बदले क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 हो जाएगा तो इफेक्टिव डेप्थ कम रिक्वायर्ड आएगा। सिंपल मैथमेटिक्स, डिनोमिनेटर में आप जितना इंक्रीज करेंगे उतना आपको रिजल्ट जो होगा वो आपको लेस होता जाएगा। ये अगर 0.9 होता तो आपको ये और डेप्थ ज्यादा रिक्वायर्ड होता। अब 1 से कम हो नहीं सकता है, क्योंकि आपका अगर रेनफोर्समेंट डाल करके भी अगर स्लैब का डेप्थ और ज्यादा ही रिक्वायर्ड आने लगा तो फिर हम लोग रेनफोर्समेंट डाले ही क्यों थे। हम लोग रेनफोर्समेंट डाले ही थे कि थिकनेस कम कर दिया जाए, रेनफोर्समेंट से हम लोग टेंसाइल फोर्स को रेजिस्ट करेंगे। ये कंसिडर करके चल रहा है कि कंक्रीट से हम लोग सारी चीज रेजिस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि m का जो वैल्यू होगा वो 1 से ज्यादा होगा और 2 के रेंज तक का होता है।
IS 456 में अगर आप पेज नंबर 38 देखेंगे तो उसमें आपको चार्ट दिए हुए हैं मॉडिफिकेशन फैक्टर के। टेंशन साइड में जब आप रेनफोर्समेंट डालेंगे उसके लिए आपको एक चार्ट है, कंप्रेशन साइड में रेनफोर्समेंट डालेंगे उसके लिए भी एक चार्ट है। उसमें आप नीचे देखेंगे वो जो चार्ट है वो आपको एफएस के लिए दिखाता है। तो एफएस क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपका 0.58 इंटू FY इंटू जो रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपका रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड आया 1600 mm², आप प्रोवाइड कर रहे हैं अगर 1800 mm², क्योंकि आप एग्जैक्ट प्रोवाइड कर भी नहीं पाते, रेनफोर्समेंट का डायमीटर होता है कितना रिक्वायर्ड होता है उसके हिसाब से वो ज्यादा ही प्रोवाइड होता है। तो 1600 mm रिक्वायर्ड आ रहा है, 1800 mm प्रोवाइडर आ रहा है। आप इससे रेशियो निकाले, FY से मल्टीप्लाई किए, 0.58 से मल्टीप्लाई किए तो आपको FS निकल करके आता है। अब ये FS आपको दिया रहता है चार्ट में, उस चार्ट में आपका जो भी FS का वैल्यू आया है आप उसके अकॉर्डिंगली जितना रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड किए थे उसके हिसाब से आप अपना एक वैल्यू निकालते हैं जो निकलता है आपका मॉडिफिकेशन फैक्टर। अब आपके केस में ये नहीं हो सकता है क्योंकि आपको IS 456 अलाउड नहीं होता है, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी इसके चार्ट्स नहीं प्रोवाइडेड रहते हैं। तो आप इस वाले वैल्यू को m = मॉडिफिकेशन फैक्टर, ये वैल्यू आपको खुद से एज्यूम करना पड़ेगा। अब खुद से हम लोग इसको कितना एज्यूम करेंगे, तो ये हम लोग एज्यूम करते हैं जनरली 1.4 से 1.5, लेकिन हम लोग इसको जनरली 1.4 एज्यूम करके चलते हैं कि हम लोगों को जितना रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड आता है उसका हम लोग 40%, एक्चुअली 40% नहीं देते हैं, ये आपको टोटल एक रेशियो से निकल करके आता है, लेकिन हम लोग इसको 1.4 लेके चलते हैं। इसका मतलब है कि जो अभी तक हम लोग स्पैन बाय 20 कर रहे थे, अब वो स्पैन बाय 20 इंटू 1.4 हो जाएगा। मतलब अब ये 20 नहीं होकर के ये 28 से डिवाइड होगा। तो जो आपको इफेक्टिव डेप्थ 500 रिक्वायर्ड आ रहा था वो अब आपका रिक्वायर्ड होकर के आ जाएगा 357 mm। ये फायदा हुआ आपको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने का कि आप 150 mm का अपना थिकनेस कम कर दिया स्लैब का, उतना डेड लोड कम हो गया, उतना फिर आपका अल्टीमेटली रेनफोर्समेंट का रिक्वायरमेंट भी कम हो गया, क्योंकि 500 का डेड वेट था उसकी वजह से मोमेंट ज्यादा आता, उसकी वजह से रेनफोर्समेंट ज्यादा आता। ठीक है, तो आपको जो अब नया फॉर्मूला आपका बन करके आता है जो ये स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ का, वो आता है आपका स्पैन डिवाइडेड बाई, अगर हम लोग जो भी केस ले 20 हम लोग लिख दे रहे हैं अभी क्योंकि हम लोग ये सिंपली सपोर्टेड का सॉल्व कर रहे हैं, 20 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर इज इक्वल टू इफेक्टिव डेप्थ। तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है और इसके हिसाब से आपको निकालना है डेप्थ रिक्वायर्ड। और ये वाला फॉर्मूला में स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ में ये 20, ये 7 और ये 26, ये तीन वैल्यू आपको इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है कि कैंटिलीवर का पूछ दे। अगर कैंटिलीवर का पूछ देता है तो ये स्पैन बाई 7 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर होगा। मॉडिफिकेशन फैक्टर अभी भी हम लोग 1.4 ही एज्यूम करके चलेंगे, हमेशा ये याद रख लीजिए कि मॉडिफिकेशन फैक्टर 1.4 एज्यूम कर लीजिएगा अगर एग्जाम में क्वेश्चन में नहीं गिवन होता है तो। ठीक है, तो स्पैन बाई जो भी वैल्यू रहेगा इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर इज इक्वल टू आपका इफेक्टिव डेप्थ। इससे आप इफेक्टिव डेप्थ निकालिए, उसमें आप कवर ऐड कर दीजिए और आपका टोटल डेप्थ ऑफ स्लैब आ जाएगा। फिर आप स्टेप नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया, फिर आप स्टेप नंबर 3 में जाएंगे, फिर आप वहां पे अपना डेड लोड लाइव लोड सब कैलकुलेट करेंगे और आप अपना मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे। अब बात आती है मूवमेंट के ऊपर। ये तो हो गया आपका पॉइंट नंबर 2 डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया, इतना ही सा था आपका डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया। अब आपको थर्ड आता है बेंडिंग मोमेंट, कि आप जो बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे वो बेंडिंग मोमेंट आपका होगा। अगर सिंपली सपोर्टेड की हम लोग बात करेंगे तो सिंपली सपोर्टेड में आपको बेंडिंग मोमेंट आप अभी भी टॉस में पढ़ते हैं कि अगर आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो आप किस तरह से उसको निकालते हैं। तो उसका आपको या तो पूरा कॉन्सेप्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उसका बेसिक्स याद रख लेना है कि अगर आपका एक सिंपली सपोर्टेड है उसमें अगर आपका ये यूडीएल आ रहा है तो उसका बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, WL²/8 होगा। उसका शेयर फोर्स कितना होगा, तो WL/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका बेंडिंग मोमेंट, ये हो जाएगा आपका शेयर फोर्स, ये W हो जाएगा, ये L हो जाएगा। तो टोटल लोड हो जाएगा W × L डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो आपको ये हो जाएगा शेयर फोर्स और ये हो जाता है आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसी तरह से आपको अलग अलग कंडीशन के लिए याद करना है, लेकिन आप स्लैब डिजाइन करेंगे तो जनरली आपको पॉइंट लोड नहीं आएगा, क्योंकि पॉइंट लोड का आपको फिर स्लैब में ऐसा क्वेश्चन आपके केस में बनेगा नहीं। तो आपके में या तो ये बनेगा सिंपली सपोर्टेड या तो ये बनेगा आपको कंटिन्यूअस। तो जब कंटिन्यूअस बनेगा तो कंटिन्यूअस के केस में क्या होता है कि ये आपका इस तरह का स्पैन बनेगा, 2 स्पैन हो सकता है, 3 स्पैन हो सकता है। तो इसमें बेंडिंग मोमेंट इस तरह का बनता है।
अब ये आपका WL² 8 नहीं रह जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा नेगेटिव मोमेंट भी आ रहा है, यहाँ भी नेगेटिव मोमेंट आ रहा है। तो ये आपका होता है पॉजिटिव मोमेंट, ये नेगेटिव मोमेंट, ये पॉजिटिव मोमेंट, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब आप जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे बॉटम में प्रोवाइड करते हैं ताकि ये वाला मोमेंट रजिस्ट हो जाए, यहाँ पे टॉप में प्रोवाइड करते हैं ताकि ये वाला मोमेंट रजिस्ट हो जाए, फिर यहाँ बॉटम में प्रोवाइड करते हैं, फिर यहाँ बॉटम में प्रोवाइड करते हैं, फिर यहाँ टॉप पे प्रोवाइड करते हैं, फिर यहाँ बॉटम में इस तरह से प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे जीरो बेंडिंग मोमेंट है, यहाँ जीरो बेंडिंग मोमेंट है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आप जब भी कहीं पे अगर आप अपना स्लैब में आप रेनफोर्समेंट देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरह से टॉप में रेनफोर्समेंट है, फिर यहाँ भी टॉप में रेनफोर्समेंट है, और यहाँ आप नीचे देखेंगे कि आपका ये रेनफोर्समेंट इस तरह से कंटिन्यू चल रहा है, क्योंकि बॉटम का रेनफोर्समेंट का रिक्वायरमेंट इतना होता है, मगर आप इसको सिर्फ इतना प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, तो आप इसको यहाँ से लेकर के थ्रू प्रोवाइड कर देते हैं एक जैसा, और टॉप में आप एक्स्ट्रा जहाँ पे रिक्वायर्ड आता है वहाँ पे आप ये वाला रेनफोर्समेंट इस तरह से प्रोवाइड कर देते हैं। तो आप इस तरह का रेनफोर्समेंट देखते होंगे अपने स्लैब में। यहाँ पे आपका जैसे कोई इस तरह से कॉलम यहाँ पे है, तो जहाँ पे आप कॉलम देखेंगे, या यहाँ पे इस तरह से अगर कोई बीम इस तरह से बना हुआ है तो वहाँ पे आप देखेंगे रेनफोर्समेंट एक्स्ट्रा है। यहाँ पे भी इस तरह से अगर बीम बना हुआ है तो यहाँ आप देखेंगे कि रेनफोर्समेंट आपका एक्स्ट्रा है। बाकी की जगह पे आप देखेंगे कि टॉप में रेनफोर्समेंट नहीं दिया रहता है, या इसको यहाँ से इस तरह से ला करके बेंड कर देता है और इसको यहाँ से इस तरह से ऐसे कनेक्ट कर देता है, ताकि बार को कट करने का झंझट खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट होता है स्लैब में रेनफोर्समेंट देने का। कंटिन्यूस बीम के केस में सिंपली सपोर्टेड बनाएंगे तो ये टॉप का रेनफोर्समेंट खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये रहेगा, आपको सिर्फ बॉटम में रेनफोर्समेंट दे देना है, आपका काम खत्म हो गया। ठीक है, तो वन वे स्लैब या तो आपको सिंपली सपोर्टेड आ सकता है, या तो आपको कंटिन्यूस आ सकता है। अब कंटिन्यूस अगर आएगा तो उस केस में अलग अलग वैल्यूज दिए हुए हैं IS 456 में वन वे स्लैब के लिए। तो ये वैल्यूज आपको याद रखने का जहां तक सवाल है, तो मेरे हिसाब से आपको कंटिन्यूस इसलिए नहीं आना चाहिए कि आपके डिप्लोमा लेवल पे इसको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं कर सकता है, पूरा IS कोड आप याद नहीं रख सकते हैं। सिंपल टर्म्स तो जैसे ये सब तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो इस वाले केस में क्या होगा कि फिर आपको बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स का कोफिशिएंट्स भी याद रखना पड़ेगा। तो आपको इन्फॉर्मेशन के लिए हम अभी डिस्कस कर देते हैं शॉर्ट में, ये लास्ट ही टॉपिक है, लेकिन आपको इसका रिक्वायरमेंट नहीं आना चाहिए। कंटिन्यूस स्लैब देने का मतलब है कि आपको वन वे स्लैब नहीं देगा, फिर आपको टू वे स्लैब देगा, क्योंकि टू वे स्लैब का कंटिन्यूस देगा तो उसमें थोड़ा आपको ईजी हो सकता है, लेकिन उसमें भी आपको एक टेबल का रिक्वायरमेंट होता है। वो टेबल आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में नहीं प्रोवाइडेड है। अगर एग्जाम हॉल में मिलता हो तो फिर उसका पता नहीं, बट आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं मेंशन रहता है। तो उस केस में आपका टू वे स्लैब में भी प्रॉब्लम आएगा, वो प्रॉब्लम हम आपको बता देंगे, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या होगा ये अभी नहीं पता है। ठीक है, तो अभी इस केस में क्या होगा, अगर आपको IS कोड नहीं ले जाने देता है तो ये कोफिशिएंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। तो हम लोग ये कोफिशिएंट्स अभी बता देते हैं आपको, उसके बाद आपको ये याद रखना है या आपको एग्जाम में प्रोवाइड होता है, वो आप लोगों को बेहतर पता होगा कि आप लोगों के प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट जो है वो आपको बता देंगे कि आपको इसके साथ में कोई पेपर अवेलेबल होता है, या फिर आपको ये वैल्यूज डायरेक्टली याद रखने पड़ते हैं। अगर याद रखने पड़ते हैं तो फिर आपको याद रखना पड़ेगा। अदरवाइज बीटेक के जो स्टूडेंट होते हैं उनको IS 456 अलाउड होता है, तो उनको ये सारी चीजें याद नहीं रखनी पड़ती है। ठीक है, अब बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट्स ये आपके सिलेबस में इसलिए नहीं आ सकता है क्योंकि आपके सिलेबस में ये भी मेंशन्ड है कि न्यूमेरिकल्स जो है वो आपके सिंपली सपोर्टेड वन वे या टू वे से आएंगे। कैंटिलीवर आ सकता है बहुत ज़्यादा अगर चेंज करेगा, तो कंटिन्यूस इसलिए नहीं देगा क्योंकि ये डायग्राम आपको याद नहीं हो सकता है, और इस डायग्राम के वैल्यू आपको IS 456 में गिवन है, जो कि आपको वहाँ पे ले जाना अलाउड नहीं होगा। फिर भी हम लोग एक बार जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को इस तरह से समझें तो आपका ये कुछ इस तरह का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोगों का बनता है, जिसके बॉटम वाला जो वैल्यू होता है वो हम लोग जनरली WL²/24 और टॉप वाला WL²/12 इस तरह से हम लोग फिक्स बीम की अगर हम लोग बात करें तो इस केस में ये इसमें नहीं होगा, ये इसमें WL²/12 लेते हैं और यहाँ WL²/24 हम लोग लेकर के चलते हैं। अब इस वाले केस में क्या हो रहा है कि आपको ये जब स्लैब की बारी आती है और इसमें डेड लोड और लाइव लोड के लिए अलग अलग IS कोड बताता है। मतलब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपको WL² डायरेक्टली 10 या 9 नहीं लिखा हुआ है, बट इसमें WL² 10 भी लिखा हुआ है, WL² 9 भी लिखा हुआ है। अब ये जो WDL² लिखा है, ये जो WD है ये है डेड लोड, ये W हो जाएगा इंटू L² डिवाइड बाई आपको 10 करना पड़ेगा। लेकिन लाइन लोड आप जब लेंगे तो उसके लिए आपको WL² डिवाइड बाई 9 करना पड़ेगा। दोनों को ऐड करेंगे आप, क्योंकि टॉप की मूवमेंट की बात हो रही है तो सारा टॉप का मूवमेंट जो होगा वो नेगेटिव होगा, सारा बॉटम का मूवमेंट जो होगा जो वो होल पॉजिटिव होगा। ठीक है,
अब सबसे पहले एंड सपोर्ट पे आते हैं। एंड सपोर्ट अगर आपका यहाँ पे कोई इस तरह से कॉलम या ब्रिक वॉल बना हुआ है, उसके अंदर ये इंसर्टेड है, थोड़ा सा आपको नेगेटिव मोमेंट आ रहा है, तो उसका वैल्यू होगा WL²/24 और WL²/24। मतलब इन जनरल आप WL²/24 इसको लिख सकते हैं, मगर इसमें डेड लोड और लाइव लोड ये दोनों के हिसाब से अलग अलग दिखा रहा है। आप चाहें तो दोनों को कंबाइन करके टोटल लोड निकाल के इस सपोर्ट के केस में WL²/24 आप मोमेंट निकाल सकते हैं। ये बेंडिंग मोमेंट मिल गया, इसके बाद आप अपना डिजाइन स्टेप प्रोसीड करेंगे। लेकिन अगर आपका ये इंटरमीडिएट सपोर्ट की बात हो रही है, अगर कह रहा है कि आपका एक इंटरमीडिएट पैनल आपको डिजाइन करना है कंटिन्यूअस स्लैब में से, तो उस केस में आपको ये वाला जो मोमेंट मिलेगा वो ये वाला वैल्यू होगा, और ये वाला जो मोमेंट मिलेगा वो ये वाला वैल्यू होगा। इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसके लिए आप डिजाइन करेंगे। तो दोनों का सेम वैल्यू है, इसलिए दोनों में से दोनों सेम ही वैल्यू आएगा। डेड लोड का WL²/10 होगा और लाइव लोड का WL²/9 होगा। दोनों को ऐड करेंगे, माइनस लगाएंगे, ये आपका बेंडिंग मोमेंट वैल्यू मिल जाएगा आपको बेंडिंग मोमेंट का। ये हो गया आपको सपोर्ट का बात, टॉप का। अब जब आप सेंटर पे बात करेंगे, ये वाले मोमेंट की बात करेंगे, तो इसमें आपको WL²/12 हो रहा है डेड लोड के लिए, WL²/10 हो रहा है आपका लाइव लोड के लिए। इन दोनों को ऐड करेंगे, आपको ये टोटल बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू मिल जाता है। ये गिवन आपको टेबल नंबर 12 है, शायद टेबल नंबर 12 में आपको ये सारा वैल्यू जो है, ये बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट बोल करके एक टेबल है। इसी के नीचे आपको शेयर फोर्स कोफिशिएंट का भी टेबल बना हुआ है, उससे आपको ये बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स का वैल्यू मिलेगा। लेकिन ये रहेगा कंटिन्यूअस स्लैब्स के लिए, ये ध्यान रखना है। सिंपली सपोर्टेड के लिए जो आप अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे WL²/8, WL²/2, WL/2 शेयर फोर्स, ये सारा आपको याद रखना है। कैंटिलीवर के लिए आपको डायरेक्टली W/L आपका बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा अगर आपका पॉइंट लोड है तो, और अगर UDL है तो उस केस में आपको WL²/2 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी WL²/2 हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट। तो ये सारा चीज आपको याद रखना पड़ेगा, सिंपली सपोर्टेड का और कैंटिलीवर का। कंटिन्यूअस केस को आप इग्नोर कर सकते हैं। ये सिर्फ नॉलेज के लिए आपको बता दिए कि IAS कोड में ये टेबल आपका प्रोवाइडेड है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जल्दी हम लोगों का शेयर फोर्स। शेयर फोर्स आपको पता है कि आप जो VU निकालेंगे, ये VU के ये आपका 1.5 टाइम्स आपका जो आपका शेयर फोर्स निकलेगा वो वैल्यू होगा। उसके बाद आप इसको VU/BD करेंगे तो आपको टाउ भी मिल जाएगा। टाउ भी होता है आपका नॉमिनल स्ट्रेस। अब कंक्रीट में जो अपना स्ट्रेंथ होता है, जब आप शेयर वाला जो आप न्यूमेरिकल करेंगे, जब आप यूनिट नंबर 5 का न्यूमेरिकल कर रहे होंगे, उसमें अगर शेयर से आएगा तो उसमें तो आपको टाउसी के लिए एक छोटा सा टेबल दे देता था। अब आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि आपका जो स्लैब डिजाइन करने का है, डिजाइन 1 वे स्लैब या डिजाइन 2 वे स्लैब, उस केस में इस टाउसी के लिए आपको कोई टेबल नहीं दिया है। जब टेबल नहीं दिया है तो आपको ये परसेंटेज ऑफ स्टील और आपके FCK पे डिपेंड करता है। आप ये टाउसी कहाँ से निकालेंगे ये हमको नहीं पता। ठीक है, ये कैसे निकाला ये आप याद नहीं रख सकते, क्योंकि अलग अलग परसेंटेज ऑफ स्टील के लिए अलग अलग वैल्यू होता है। तो या तो आप यहाँ पे भी एजम्पशन लेंगे, इसका एजम्पशन लेने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। टाउ भी आया है पॉइंट, फॉर एग्जांपल आपका 16, आप एज्यूम कर सकते हैं कि टाउसी आपका 0.29 है, एज्यूम कर लेते हैं तो टाउ भी लेस देन टाउसी हो गया, क्योंकि ये टाउसी आपको परसेंटेज ऑफ स्टील पे डिपेंड करेगा और क्वेश्चन में परसेंटेज ऑफ स्टील का टेबल नहीं दिया हुआ है। तो आप कौन सा वाला परसेंटेज ऑफ स्टील का बहुत बड़ा टेबल होता है IAS 456 में, आप कौन सा वाला वैल्यू यूज करेंगे, ये चीज का कंफ्यूजन यहाँ पे रह जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आपको पता है कि टाउसी लेस देन टाउसी होना चाहिए और टाउसी मैक्स से लेस देन होना चाहिए। टाउसी मैक्स का वैल्यू तो आप याद रख लेंगे, 3-4 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए छोटा सा टेबल है, बट ये वाला वैल्यू टाउसी का वैल्यू आपको याद नहीं हो सकता है, इसके लिए आपको कोड लगता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम, बस इसका सॉल्यूशन नहीं पता है कि ये टाउसी आपको कहाँ से मिलेगा एग्जाम में। एज्यूम करना है तो मिनिमम 0.29 होता है टाउसी का वैल्यू IAS 456 में, तो आप 0.29, 0.3, 0.35 कुछ भी वैल्यू तक आप एज्यूम करेंगे। स्लैब का जनरली शेयर स्लैब में नहीं आता है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है हमेशा कि जो आप टाउसी का टेबल देखते हैं ये आपका बीम के लिए होता है, और स्लैब में इन जनरल शेयर फोर्स, जो शेयर फोर्स है वो गवर्न नहीं करता है, तो इसलिए आपका जो भी टाउ भी आएगा वो जनरली 0.29 से कम ही आएगा। ये आप कर सकते हैं कि आप टाउसी को 0.29 मिनिमम स्टील के लिए आप एज्यूम कर सकते हैं टाउसी इज इक्वल टू 0.29। अब टाउ भी लेस देन टाउसी यहीं पे हो जाएगा, आपका कैलकुलेशन यहीं पे खत्म हो जाएगा शेयर फोर्स का। देयरफॉर आप लिख देंगे कि इसमें शेयर एनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि टाउसी से आपका लेस देन है टाउ भी, तो इसका मतलब है कि कंक्रीट अलोन ही आपका शेयर फोर्स रेजिस्ट कर सकता है। ये चीज आप यहाँ पे लिख करके आप इसको शेयर फोर्स को एंड कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद आता है रेनफोर्समेंट, जो कि क्लॉज 26.3.3 में दिया हुआ है कि स्लैब के केस में आपको स्पेसिंग ध्यान रखना है कि अगर आप मेन बार जब स्पेसिंग दे रहे हैं तो मेन बार का मिनिमम स्पेसिंग तो होगा कि आपको 2 बार के बीच का जो मिनिमम डायमीटर है या आपका स्टोन एग्रीगेट जो है उसके डायमीटर से आपको ज्यादा बड़ा होना चाहिए, ताकि वो एग्रीगेट जो है वो पेनिट्रेट कर सके। तो आप इसको 25 mm 50 mm कुछ भी मिनिमम ले सकते हैं, बट मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं। तो मैक्सिमम के लिए कि अगर मेन बार दे रहे हैं तो 3 × D या फिर 300, अगर इफेक्टिव डेप्थ 100 mm है या 200 mm है तो उस केस में या तो 600 या 300, तो 300 लेसर है तो मैक्सिमम 300 स्पेसिंग होगा।
अगर आपका इफेक्टिव डेप्थ फॉर एग्जांपल 60 mm ही है तो 60 mm का मतलब है कि 60 × 3 180 mm हो जाएगा। तो उस केस में मैक्सिमम स्पेसिंग जो हो सकता है 2 बार का वो 180 mm हो जाएगा। तो ये 3D और 300 ये याद रखना है कि इसमें से जो कम होगा वो आपको मेन बार के लिए, और 5D और 300 याद रखना है कि ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए। अगर आपका इफेक्टिव डेप्थ फिर से 60 है तो 60 × 5 300 हो जाएगा। तो आप डिस्ट्रीब्यूशन बार को 300 के स्पेसिंग पे दे सकते हैं, बट मेन बार को आपको 3D और 300 इसको सेटिस्फाई रखना है, ठीक है। तो अगर 70 mm का आता है तो ये 210 mm हो जाएगा। तो 210 mm आपका मैक्सिमम स्पेसिंग होगा, मतलब आपको 200 तक ही आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये है आपको रेनफोर्समेंट का। और डायमीटर ऑफ बार आपका D/8 से लेस होना चाहिए। D आपका टोटल डेप्थ है, अगर फॉर एग्जांपल ये 200 का है तो 200 / 8 आपको 25 mm होगा। तो आप जो डायमीटर ऑफ बार स्लैब यूज करेंगे वो 25 से कम का होना चाहिए। तो हम लोग जनरली 8 और 10 का ही बार यूज करते हैं, बहुत ज्यादा होता है हैवी तो 12 mm का बार यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारे जल्दी हम लोग इसलिए डिस्कस कर लिए क्योंकि वीडियो का बहुत लेंदी हो जाएगा। तो ये सारे आपको वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपके डिजाइन ऑफ वन वे स्लैब में आपके काम आएंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको टू वे स्लैब में भी काम आएंगे, लेकिन टू वे स्लैब में ये दोनों कॉन्सेप्ट काम आएगा आपका, लेकिन वन वे स्लैब में आपको ये बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट वाला कॉन्सेप्ट काम आता है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट चीज हो गया। अब हम लोग जब टू वे स्लैब डिस्कस कर लेंगे, स्टेयरकेस डिस्कस कर लेंगे, उसका जब हम लोग न्यूमेरिकल्स में आएंगे तो आज जो हम लोग इस पूरे क्लास में डिस्कस किए हैं सारी चीज़ें, वो आपको वहाँ पे, अगर किसी को यहाँ पे नहीं भी क्लियर हुआ है तो वो आपको वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें हम लोग सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेशन का वैल्यूज हमेशा आदमी को समझ में आ जाता है। बट आपको जब ये थियोरेटिकली आप ये फॉर्मूलाज देखते हैं तो कई बार ये माइंड में नहीं एडजस्ट हो पाता है। तो इसलिए एक बार न्यूमेरिकल्स के भी प्रॉब्लम्स को देख लीजिएगा, उसके बाद आपके जो जो क्वेरीज होंगे आप वो सारे क्वेरीज को आप हमको बता सकते हैं, या तो मेरे फेसबुक पेज पे या फिर आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको कौन कौन सा पार्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है। उसके लिए जब हम लोगों का कोर्स कंप्लीट होगा तो हम लोग एक एक्स्ट्रा टाइप से क्लास रख करके कोशिश करेंगे कि आपके जो जो जितने सारे डाउट्स हमको अब तक मिलते आ रहे हैं हम उन सारे के लिए एक आपको वीडियो बना दें जिसमें आपको ये सारे टॉपिक जो होंगे वो कवर्ड होंगे। अभी हम लोगों का फोकस रहेगा कि सिलेबस हम लोगों का जल्दी से कंप्लीट हो सके और हम लोग आरसीसी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को कवर कर सके। तो आई होप आपको आज के इस क्लास में ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो वन वे स्लैब को हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे थ्योरी को। हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास से टू वे स्लैब का थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको आज के क्लास में ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू।